दावत देना चाहूँगा जनाब जाहिद अतीक साहब को कि वो प्लीज़ आएँ और इनडायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर अपनी प्रेजेंटेशन दें। सेक्रेटरी साहब ने बजट के हवाले से गुफ्तगू का आगाज़ किया, आपके सामने कुछ अपनी राय दी कि ये बजट अवाम दोस्त है या अवाम मुखालिफ है। मैं अपनी गुफ्तगू सिर्फ महदूद रखूँगा प्रपोजल्स की हद तक, चूँकि हम सब जो हैं टैक्स कंसल्टेंट हैं और टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, तो मेरा ख्याल है हमें अपने काम की हद तक जो है ना फोकस करना चाहिए। और मैं लॉ टैक्स बार की मैनेजमेंट कमेटी को भी अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने बहुत टाइमली ये सेमिनार अरेंज किया, बिकॉज ये अभी प्रोसीडिंग्स जो है पार्लियामेंट की इन सेशन है, तो हमारी जो बॉडीज़ हैं उसमें जो भी हम एनॉमलीज़ देखते हैं इसमें या कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जिनके करेक्शन होने की ज़रूरत है, तो हम टाइमली अपना इनपुट जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंचा सकते हैं। और एक का दिन में नॉर्मली कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, उनको भी हम अपनी राय से आगाह कर सकते हैं कि हमारी नज़र में ये जो आपने प्रपोजल्स दी हैं इनमें कहीं कहीं पे कुछ तरमीम की ज़रूरत है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस के हवाले से अगर आप मुख्तसर ये समझें कि ये जो तकरीबन 13,000 अरब का बजट है, तो इसमें से 42% का पोर्शन डायरेक्ट टैक्स का है। वो ख्वाजा फैसल इकबाल साहब अपनी बात उस पर करेंगे जो मेरे दूसरे स्पीकर हैं, और बाकी सारा पोर्शन इनडायरेक्ट टैक्सेस का है। बाय एंड लार्ज आप समझ लें कि 58% ऑफ टोटल रेवेन्यू जो है वो घूमेगा जी इनडायरेक्ट टैक्सेस के इर्द गिर्द। इसमें आपके सेल्स टैक्स है, फेडरल एक्साइज है और कस्टम ड्यूटीज़ आरडी वगैरह कुछ होंगी। लेकिन इसमें नंबर्स में बात करने से ज़्यादा ज़रूरी इस बजट को जो बनाने वाली टीम है, मैं उनको कुछ थोड़ा अप्रिशिएट इस लिहाज से करना ज़रूरी समझता हूँ कि FBR की चूँकि 20-22 साल की प्रैक्टिस में हमने भी देखा कि जब कोई एक इशू आया उस पर लिटिगेशन हुई, कोर्ट जजमेंट्स आई, एपिक्स कोर्ट से कुछ मामला सेटल हो गए, तो उस पर आम तौर पे लॉ चेंज हो जाता है जो FBR की तरफ सपोर्ट कर रहा होता है। तो वो समझे वो जितनी मेहनत है वो सारी बलडोज हो जाती है और फिर इशू दोबारा शुरू हो जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैंने ऑब्ज़र्व किया कि FBR की जो इनडायरेक्ट टैक्सेस बजट बनाने वाली टीम है, इन्होंने नंबर्स से ज़्यादा जो इन्फोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन और ऑडिट का और जो असेसमेंट का निज़ाम है उस पर बहुत मेहनत की है। और वो मेहनत जो है वो इस तरह से की गई है कि जो भी लीगल टीम पीछे काम कर रही थी, मैं उन्हें आई मस्ट अप्रिशिएट देम कि उन्होंने अब तक की जितनी कोर्ट जजमेंट्स आई हैं, चाहे आप उसमें नेस्ले की बात कर लें, DG हान सिमट की बात कर लें, DHA केस की बात कर लें, मोस्टली और हाई कोर्ट से ऑडिट की जो लिटिगेशन है वो निकली थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से जाके फाइनलिटी टीम की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंडेट यही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि अगर किसी सब्जेक्ट मैटर के ऊपर कोई इंटरप्रटेशन सुप्रीम कोर्ट से फाइनलिटी अटेन कर लेते तो इट शुड बी द पार्ट ऑफ द स्टैट्यूट्स। तो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मुझे ये महसूस हुआ है कि वो, क्योंकि आपने जब मुझे मैनेजमेंट ने हुक्म किया और मैं इसकी तैयारी कल कर रहा था, तो वो जजमेंट्स में भी उस लिटिगेशन में कहीं ना कहीं हम हिस्सा थे। तो मोस्टली जो इवन के वर्ड्स भी जो जजेस की ऑब्जर्वेशन थी और उसमें जो फाइंडिंग्स थी, वो वर्ड्स भी वही जो है लेजिस्लेचर से लेजिस्लेट करवाई गई हैं प्रपोज बिल में। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप 10-15 मिनट के लिए ज़रा तवज्जो मेरे साथ रखिएगा, आपको आने का फ़ायदा होगा और हमारी प्रैक्टिस का जो ज़ाविया है डायनामिक मुझे चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। रवायती कन्वेंशनल किस्म की रिटर्न फाइल करने वाली प्रैक्टिस से हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो ये 10-15-20 मिनट ही मैं आपके लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, गर्मी का मौसम है, तो हम इस पे बात करेंगे और आप थोड़ा सा मेरे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह आपका सेशन बड़ा ज़बरदस्त रहेगा। अहम अमूर पे हम बात करेंगे। एक अमेंडमेंट प्रपोज की गई है एसोसिएट और एसोसिएट पर्सन। ये बजट इसमें डेफिनेशन क्लास में इसको सेक्शन 85 से रिलेट किया गया है। सेक्शन 25AA काफ़ी देर से सेल्स टैक्स में इंसर्टेड है और इसमें सब्जेक्ट मैटर है ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएट्स, कि अगर दो एसोसिएट्स आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं और वहाँ पे कोई ट्रांसफ़र प्राइसिंग का या अवियन ऑफ टैक्स या वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ सप्लाई या सेल्स टैक्स की कोई अवियन है, तो कमिश्नर साहब के पास इख्तियार है कि वो फिर उसकी वैल्यूएशन को टैक्स सेक्शन 246 के तहत ठीक कर सकते हैं। अब तक मेरी ऑब्जर्वेशन में ऐसी कोई जजमेंट नज़र नहीं आई। सर यहाँ पे जो हमारे चीफ कमिश्नर तशरीफ़ लाए हैं, अगर उनकी कोई एक्सपीरियंस होगा तो अपनी टर्म पे बताएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसकी जब सेक्शन 85 से अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो रिलेटिव की डेफिनेशन है उससे एसोसिएट किया गया है, तो अब इस तरफ कुछ काम करने की
नीयत लग रही है फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को। इसके साथ साथ टाइम ऑफ सप्लाई, इसको मैं बहुत ज़्यादा अहमियत इसलिए नहीं देता कि पहले भी हमारे यहाँ था कि जी आपकी जो एडवांस पहले आ गया है या आपकी टाइम ऑफ सप्लाई पहले है या पेमेंट पहले है, तो आप इन तीनों में से आपकी जो चीज़ पहले होगी तो वो आपकी सेल टैक्स इनवॉइस का सबब बनेगी। यानी मीनिंग देयर बाय कि अगर आपको कोई पार्ट पेमेंट इन एडवांस आ गई है तो उसमें जो सेल टैक्स का चंक है वो आप उसी वक्त ऑफ़र कर दें। ये विड्रॉ हो गई थी शायद लास्ट ईयर विड्रॉ हो गई थी, दोबारा इसकी इंट्रोडक्शन हुई है। इसका मकसद ये है कि अगर कोई भी सप्लायर जो है वो एडवांस में कोई अमाउंट रिसीव करता है तो उस एडवांस की हद तक की जो इनवॉइस है वो उस टैक्स पीरियड में करके अपनी रिटर्न में इनकॉर्पोरेट कर दे, ताकि इमीडिएटली एफबीआर को उस एडवांस का जो है वो टैक्स मिल जाए। ये देखने में इस सूरत इसलिए भी आया कि बहुत से जो अदारे हैं, जब हमारे यहाँ डिवैल्यूएशन हो रही थी और हमारे यहाँ जिस वक्त डॉलर की प्रॉब्लम आ रही थी, और आप सब जानते हैं कि मोस्टली हम इंपोर्ट बेस्ड कंजम्पशन इकॉनमी है, तो लोगों ने बिल्डिंग मटेरियल थे या फूड आइटम थी या बड़े बड़े एडवांस जो है अपने सप्लायर्स को दे के फॉरवर्ड बुकिंग्स की थी। वो पैसा बुक्स में तो बैलेंस शीटों में एडवांसेस नज़र आ रहा था, मगर उसकी सेल बुक होने में कुछ टाइम डिफरेंस आ रहा था। उसको शायद कैप्चर करने के लिए इसकी कोशिश की गई है। तो बहरहाल ये पहले भी प्रैक्टिस का हिस्सा था, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। एक वैल्यू ऑफ सप्लाई में थर्ड स्काइवल में जो आइटम्स हैं वहाँ पे मिनिमम वैल्यू फिक्स करने के लिए बोर्ड ने इख्तियार लिया लेजिस्लेचर से कि वो आइटमें जो थर्ड शेड्यूल में, आपको पता है थर्ड स्काइवल में वो आइटमें होती हैं जिसकी मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर आखिरी प्राइस यानी जो उसकी रिटेल प्राइस है उसका टैक्स जो है वो सिंगल स्टेज इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर फर्स्ट इंसिडेंस में पे कर देता है, और डाउन स्ट्रीम फिर सिर्फ फाइलिंग होती है, उसमें वैल्यू एडिशन वगैरह वाला चंक नहीं होता। तो यहाँ बोर्ड ने एक पावर ली है लेजिस्लेचर से कि अगर थर्ड स्काइवल आइटम में किसी जगह बोर्ड महसूस करे तो वो मिनिमम वैल्यू डिटरमिन कर सकता है। आपने देखा जैसे स्टील सेक्टर में फेडरल एक्साइज के अंदर पर मेट्रिक टन की प्राइस को फॉर द पर्पसेस ऑफ टैक्स किया गया। कोल की प्राइसेस के अंदर भी जो है उसमें भी फिक्स टैक्स का कॉन्सेप्ट था कि वैल्यू ये होगी और टैक्स ये होगा। तो ये उस किस्म की कोई चीज़ है कि अगर थर्ड स्काइवल की किसी आइटम पे कुछ वैल्यू लोअर साइड पे नज़र आ रही है तो फिर बोर्ड के पास पावर है कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू के मुताबिक को मिनिमम वैल्यू फॉर द पर्पसेस ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स फिक्स कर दे। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट है, ये इनकॉर्पोरेट हुआ है, नया कॉन्सेप्ट है, सेक्शन 25A(b). इस पे मैं अपनी स्पीच के अगले हिस्से में जाके गुफ्तगू करूँगा। टैक्स फ्रॉड, नज़र ये आ रहा है कि एफबीआर ने जो एक नेशनल वाइड अपना फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस के अगेंस्ट एक बड़ा क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, उसमें जो भी लिटिगेशन हुई और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि मुख्तलिफ जजमेंट्स में और मुख्तलिफ कोर्ट्स के फ़ैसलों में एफबीआर को जहाँ जहाँ डेफिशिएंसी नज़र आई, उन्होंने टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन के स्कोप को उन फैसलों की रोशनी में ज़्यादा उसको स्कोप को ब्रॉडन की है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, बड़ी ज़रूरत है इसके ऊपर हमें बात करने की, समझने की, चूँकि प्रीवियसली जो था इंटेंशनली अवियन ऑफ टैक्स या ऑब्टेनिंग अनड्यू रिफंड वो टैक्स फ्रॉड में था, और उस वक्त भी ऑनस जो है वो टैक्स पेयर पे था, बर्डन टैक्स पेयर की तरफ था कि अगर एलिगेशन आता है तो वो अपने आप को प्रूव करे कि नॉइंगली और उसने डेलिब्रेटली और विद मेलाफाइड इंटेंशन जो है ये एक्ट नहीं किया, बल्कि ये उसका बोनाफाइड एक्ट था। अब इसकी डेफिनेशन को बहुत स्कोप को बहुत बढ़ाया गया है और इसके अंदर बहुत सी चीज़ों को ऐड किया गया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको ज़रूर गो थ्रू कीजिएगा अपने चैम्बर्स में बैठ के, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है। और जो आज तक की प्रैक्टिस थी कि ऑफिसर 237 लगाते थे लेकिन उनको स्ट्रेंथ नहीं मिलती थी, पीछे लीगल स्ट्रेंथ 237 की पीछे उस तरह से नहीं थी जिस तरह अब इस लॉ के पास होने के बाद आ जाएगी। और जिस तरह से एफबीआर ने अपनी टैक्स पेमेंट इन सेल्स टैक्स टू सेल्स टैक्स डेक्लेरेशन की परसेंटेज जो थी उसको ऑब्ज़र्व किया तो ये हर आने वाले दिन नीचे जा रही थी, नेगेटिव ट्रेंड था। टैक्स रिफॉर्म कमीशन में भी हमने काम किया, वहाँ भी हमने काफ़ी एनालिसिस इसका करके देखा, जो नेट सेल्स टैक्स की पेमेंट है टूवर्ड्स टैक्स कलेक्शन उसमें बहुत गैप था, और वो गैप था फेक फ्लाइंग इनवाइसिस की वजह से। फेक फ्लाइंग सारा जोर जो ये टैक्स फ्रॉड पे या ऑडिट, इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट या असेसमेंट
बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के मैकेनिज़्म में आया है, उसके पीछे मेनली जो मुझे नज़र आ रही है वो चीज़ यही है कि FBI ने अपने आप को स्ट्रेंथन की है कि ताकि अब जो केस फ्रेम किए जाएं या जो केसेस बने उनको लीगल स्ट्रेंथ पीछे ज़्यादा हो। तो इसमें डिफरेंट किस्म की आइटम्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। सुप्रेशन ऑफ सेल भी है, किसी टैक्स पेयर का फॉल्स डॉक्यूमेंट, अकाउंट्स, कोई रिकॉर्ड या फॉल्स इनपुट क्रेडिट लेना। सेक्शन 8 में आपको इनपुट अलाउ नहीं है, आपने क्लेम कर लिया, वो चीज़ें आ जाती हैं। ऐसी सप्लाईज जिसमें या तो वो सप्लाईज हो गई और इनवाइस इशू नहीं हुई, वो टैक्स फ्रॉड है, या पेपर इनवाइस है कि आपकी फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है बल्कि आपने सिर्फ फैसिलिटेट किया बायर को टू टेक द क्रेडिट, एडवांटेज ऑफ इनपुट क्रेडिट। तो ये बड़ा खोल के और बड़ा इसको बड़े क्लियर और फास्ट के साथ इसमें रखा गया। इसमें जो एक बड़ी यूनिक चीज़ मैंने देखी है कि आपने कोई टैक्स कलेक्ट किया और उसको 3 महीने तक अगर डिपॉजिट नहीं कराया, इट आल्सो अमाउंट्स टू टैक्स फ्रॉड। अच्छा, अब टैक्स रिटर्न का जमा ना कराना, वो भी आप टैक्स ड्यू रोक के बैठती है। अगर आप 3 कंसेक्टिव रिटर्नें नहीं जमा कराती तो शायद वो भी टैक्स फ्रॉड की डेफिनेशन में आ जाएगी। और इसी डेफिनेशन से फिर आगे ऑफिसर पाबंद हो जाएगा। जब हम इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट पे पढ़ते हुए पहुंचेंगे तो आपने ये वाली डेफिनेशन को अपने ज़हन में रखना है कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं, लेजिस्लेचर ने इन इंग्रेडिएंट की प्रेजेंस में ऑफिसर को नॉर्मल 25 के ऑडिट से निकाल के इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में किया है। हम आगे जाके देखेंगे ऑडिट 2 हिस्सों में डिवाइड हुआ है। तो ये इंग्रेडिएंट जिस केस में पाए जाएंगे, जिनकी तफसील यहाँ है, ये वो ट्रैफिक है जो सारी जाएगी इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट की तरफ इंस्टेड ऑफ नॉर्मल ऑडिट। तो ये 237 सब ने बगौर जायज़ा लेना है और इसको देखना है। जैसे मैंने आपसे कह दिया कि जिस केस में ये एक्ट और ये जितने इंसिडेंट्स इनकॉर्पोरेट किए गए हैं, ये सब प्रज्यूम किया जाएगा इंटेंशनल है, अनलेस के टैक्स पेयर जो है वो प्रूव करे कि इसमें उसकी कोई मोटिव, नॉलेज और रीज़न टू बिलीव टू कमिट टैक्स फ्रॉड शामिल नहीं थी। तो ऑनर्स टैक्स पेयर पे होगा। छोटी सी मिसाल दे के आगे चलते हैं। फ़र्ज़ के मैंने एक व्हीकल खरीदी एज अ टैक्स पेयर, मैंने अपनी टैक्स रिटर्न में उसका इनपुट क्लेम कर लिया, जबकि सेक्शन 8 कहते हैं आपने व्हीकल का इनपुट नहीं लेना। मुझे आ गया नोटिस टैक्स फ्रॉड का। मैंने अपनी एक्सप्लेनेशन ऑफ़र की कि सर इस व्हीकल का इनपुट है 2 लाख रुपए, मेरी रिटर्न के अंदर जो कैरी फॉरवर्ड अवेलेबल है वो तो है 2 करोड़ रुपए। तो अगर मैं इस 2 करोड़ का इंसिडेंस माइनस भी कर दूं तो आपका सेल टैक्स पेमेंट में कोई इम्पैक्ट नहीं आना था। तो इसमें मेरी कोई नॉलेज, मतलब मेरी कोई इसमें डेलिब्रेशन या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो अगर आप 2 लाख मेरा इनएडमिसिबल भी कर दें तो मेरी पेमेंट का चलान सेम रहेगा। तो मैंने आपका टैक्स रेवेन्यू किसी जगह कंप्रोमाइज़ नहीं किया। तो इसलिए चूँकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आप जो लोग भी अगर टैक्स फाइलिंग वाली प्रैक्टिस में शामिल हैं तो आप अपने क्लाइंट से जो भी डाटा ऑब्टेंड करें, इट शुड बी साइंड कॉपी, और आप अपने आप को बड़ा सिक्योर करके चलें। बिकॉज ये टैक्स बार और टैक्स प्रैक्टिस और ये जो हमारा नाम है, इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनी क्लाइंट। तो आप क्लाइंट का कोई भी प्रेजेंटेशन देते हुए 2 दफ़ा उससे साइन लें, उसके डेक्लेरेशन पे 2 दफ़ा साइन लें, ताकि आप अपने आप को बेहतर रख के चलें और अपने क्लाइंट्स को भी, उनको भी एहसास हो कि ये अब उस तरह से नहीं चलेगा जिस तरह से पहले चल रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि सेक्शन 11 जो है, हमारी डिमांड भी यही थी जो हमारी बजट प्रपोजल थी पाकिस्तान टैक्स बार की, और इससे पहले भी, कि सेक्शन 11 एक बहुत पुराना कानून हो चुका था और ये हमारी जो नई अमेंडमेंट्स बहुत सी लॉ में आई थी वो उससे ठीक तरह ट्रांसलेट नहीं हो रही थी और हम वो ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं कर पा रहे थे। रवायती किस्म के ऑर्डर पास हो रहे थे जो कोर्ट्स में जाके जुडिशल स्क्रूटनी पे नहीं ठहर रहे थे। तो असर नो कोशिश की गई है, पूरा असेसमेंट का निज़ाम असर नो बदलने की कोशिश की गई है। इसमें इसके 4 सब सेक्शंस आए हैं जी। पहले बेस्ट जजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था हमारे लॉ में, अब बेस्ट जजमेंट की पावर ऑफिसर के पास आ गई है। ऑफिसर ने आपको नोटिस दिया कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की, आप रिटर्न फाइल करें। इफ़ यू फेल्स टू फाइल द रिटर्न, वो अवेलेबल रिकॉर्ड के मुताबिक, अवेलेबल इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो सिस्टम उसको प्रोवाइड कर रहा है क्रस्ट के थ्रू या रियल टाइम में, वो आपकी असेसमेंट कर देगा। तो ये बेस्ट जजमेंट हो जाएगी।
आपको ऑडिट का नोटिस दिया, आपने उसकी कंप्लाइंस नहीं की या पार्शियल कंप्लाइंस की, ऑफिसर के पास अवेलेबल इंफॉर्मेशन आपके डाटा की है, तो वो एक अच्छा बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर सकता है इस सेक्शन के तहत। तो वो जो हम कहते थे कि जी ये असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन एंड प्रिजम्पशंस और ये चीज़ें हैं, तो अब थोड़ा सा बेस्ट जजमेंट का कॉन्सेप्ट इसमें आ गया। इसे भी आपने बड़ा तसल्ली से देखना है और समझना है। 11E बाय एंड लार्ज वही है जो पुराना सेक्शन 11 था, उसको पूरा यहाँ उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया। टैक्स नॉट लेविड, शॉर्ट लेविड, अरियोनियसली रिफंडेड, या जो आपका इनपुट ड्यू है वो अगर आपने उसको क्लेम किया विच इज़ नॉट एडमिसिबल, तो ये उन 4 को केटर करता है। ये फेलियर टू विद होल्ड सेल टैक्स है, ये इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके ऊपर हम आगे चल के थोड़ी सी शायद बात कर लें, बिकॉज यहाँ असेसमेंट का कॉन्सेप्ट आ गया है कि अगर आपने सेल टैक्स भी होल्ड नहीं किया तो असेसमेंट होगी आपके अगेंस्ट। अब इसमें क्वेश्चन ये उठता है सर कि अगर तो ये अनरजिस्टर्ड की हद तक है तो फिर तो असेसमेंट का मैकेनिज्म बड़ा रिजनेबल है, और अगर ये रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड भी, क्योंकि हम जब 11 स्काइबल पे अपने आज के सफ़र में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे FBR ने कुछ आइटमों में रजिस्टर्ड पर्सन की सप्लाईज के ऊपर भी 80% तक विद होल्डिंग की प्रोविजन रखी है। मैं फ़र्ज़ ये करता हूँ कि अगर मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया, मेरा डिफ़ॉल्ट है और रेसिपिएंट ने पूरा टैक्स जमा करा दी है, तो उस केस के अंदर FBR को जो पेप्सी कोला का, MCB का और हाई कोर्ट्स के जो दीगर जजमेंट्स हैं कि आप उसको देखेंगे, उस डिफ़ॉल्ट का जो है उसको पहले रिकॉर्ड से देखेंगे। अगर तो रेसिपिएंट ने पेमेंट पे कर दी है और स्टेट को लॉस नहीं हुआ तो फिर इस किस्म की कोई असेसमेंट आई होप नहीं होगी। और अगर सिर्फ मेरे रिकॉर्ड को देख के और रेसिपिएंट से वेरीफाई किए बगैर असेसमेंट्स किए गए तो फिर इस किस्म के असेसमेंट शायद इस इम्पॉर्टेंट जो क्लास है उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको कम करते हैं। तो आई होप इंशाल्लाह FBR ने इतनी पावर ली है तो इस पर कुछ ना कोई स्ट्रक्चर भी करेंगे और इस पर कोई SOP भी आएगा असेसमेंट्स के लिए। लिमिटेशन के लिए जो है वो 11G है, इस पर थोड़ी सी आगे चल के मज़ीद बात करेंगे। डिफरेंट किस्म की लिमिटेशन आई है और जो है वो 11B के अंदर भी इसी तरह से लिमिटेशन पे मैं बात करूंगा जाके। ये सर ऑडिट के साथ मैंने इसको जोड़ा है तो वहाँ मैं जाके थोड़ी सी बात करूंगा इस पर। 11B सर हमारे यहाँ जो है अपील इफेक्ट ऑर्डर के लिए एक नई प्रोविजन आई है। जिस तरह सेक्शन इनकम टैक्स का 124 डील करता है कि आपके ऑफिसर ने आपको अपील का जो है वो अपील इफेक्ट ऑर्डर पास करना है, उसी तरह से म्यूटस मुटेंडिट्स यहाँ प्रोविजन डाल दी है कि इन केस ऑफ रिमांड बैक, फिर कमेंसमेंट्स ऑफ आपकी किस तरह से प्रोसीडिंग्स होंगी, और अगर आपको डायरेक्ट रिलीफ मिल गया तो ऑफिसर किस तरह ऑर्डर पास करेगा, और अगर उसी तरह से आपके ऑर्डर में कोई हाई कोर्ट से स्टे या ADRC वगैरह है तो वो रेकनिंग में सारा पीरियड जो स्टे ऑर्डर का है वो एक्सक्लूड हो जाएगा लिमिटेशन में। तो अगर आप सेक्शन 124 से बखूबी वाकिफ़ हैं एज ए इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर तो फिर इसको ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये उसी को कॉपी पेस्ट इधर किया है। नेक्स्ट सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ब्लैक लिस्टिंग एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू था। FBR ये कर रही थी कि अगर किसी टैक्स फ्रॉड के केस में सस्पेंशन के बाद इमीडिएटली वो ब्लैक लिस्टिंग की प्रोसीडिंग शुरू करके 1-2 अपॉर्चुनिटीज़ दे के ब्लैक लिस्टिंग कर रहे थे। टैक्स पेयर ट्रिब्यूनल जाता था, ट्रिब्यूनल इस ब्लैक लिस्टिंग के ऑर्डर को इमीडिएटली या तो वोकेट करता था या प्रोसीडिंग को स्टे करता था, तो एक उसमें प्रॉब्लम थी। अब FBR ने इसमें सारी जिम्मेदारी अपनी तरफ ले ली है। जो राइट टू अपील है अगेंस्ट द ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर वो विड्रॉ, वो उसको डिलीट कर दिया सेक्शन 46 से। यानी कमिश्नर साहब का ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर जो अब आप ट्राइब्यूनल में अपील में लेके जाते हैं, अब वो आपके पास राइट टू अपील अगेंस्ट द ब्लैक लिस्टिंग ऑर्डर नहीं रहा। तो फिर आपके पास रेमेडी क्या है? रेमेडी यही चीफ कमिश्नर। तो अब चीफ कमिश्नर साहब के पास हम जाएंगे क्या लेके? रिवीजन लेके। ये जो ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर है सर, आप इसको रिव्यू कर लें। एग्जम्पशन सर्टिफिकेट की जैसे रिवीजन जाती है उस तरह से अब इसके दोनों सूरतें बनती नज़र आती हैं। शॉर्टकमिंग्स भी पॉइंट आउट करता हूँ। अब अगर तो फैसिलिटेशन चीफ कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इसमें कोई एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए टाइम फ्रेम नहीं है। बाज़ औक़ात ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर कई टैक्स पेयर्स के बाद में भी नॉलेज में आती है। फिर ये ब्लैक लिस्टिंग का ऑर्डर सम टाइम रेट्रोस्पेक्टिवली भी ऑपरेट करता है फ्रॉम डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ फ्रॉड। इसके कई सारे लिम्स हैं। तो अब चीफ कमिश्नर साहब के पास एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए कोई टाइम लाइन नहीं, और उनकी डिस्पोजल के लिए उनके पास कोई ऑब्लिगेशन टाइम लाइन की नहीं रखी कि वो 45 डेज़ में करेंगे, 30 डेज़ में करेंगे या किस तरह से करेंगे। तो फिर इस सारी सिचुएशन में या इन एक्शन उनके पार्ट पे आपने फ़ाइल कर दी, उन्होंने नहीं देखा। अब इस सारी सिचुएशन में
आपके पास जो एक रेमेडी बची है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 199 की रिट पिटिशन बिफोर द ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। तो मैं ये समझता हूँ सर, टू सेव द फंडामेंटल राइट, क्योंकि दोनों एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ हैं, कमिश्नर साहब भी और चीफ कमिश्नर भी, तो यहाँ फंडामेंटल राइट है मेरा, राइट टू बिज़नेस। क्योंकि जैसे ब्लैक लिस्ट होता हूँ तो मेरा बिज़नेस ख़त्म हो जाता है, मेरा कोई क्लाइंट मेरे से इनपुट नहीं ले सकता, इनवॉइस नहीं इशू कर सकता, सिस्टम रुक जाता है, डिफरेंट उसके ऊपर आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये मैं समझता हूँ सर, इस पर शायद हमें कोई जुडिशल साइड की जो है ना रेमेडी रखनी चाहिए। दोनों एग्जेक्टिव साइड की रेमेडी मेरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना उसको सेफगार्ड नहीं कर रही, इन माय हम्बल ओपिनियन। अगर चीफ कमिश्नर साहब अपने जिम्मेदारी ले लें तो शायद फिर हाई कोर्ट की तरफ ना जाया जाए। अदरवाइज़ कुछ मुझे लगता है कि राइट टू अपील कुछ बड़ा बेसिक और फंडामेंटल और एसेंशियल सा राइट था, उसको रहना चाहिए। सेक्शन 23 में एक अमेंडमेंट आई है। आप समझते हैं कि इनवॉइस जो है वो टैक्स पेयर अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक पहले बनाता था, अब FBR जो है वो एक मैकेनिज़्म इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस का इंट्रोड्यूस करने जा रही है और तमाम टैक्स गुजार उसी इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मॉडल होगा उसी को फॉलो करेंगे। और सेक्शन 23 सब सेक्शन 3 के अंदर FBR ने इसकी पावर लेजिस्लेचर से ली है। सेक्शन 25 ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि सादे तरीके से पेश करूँ। कोर्ट में जितनी लिटिगेशन हुई तो बात हुई कमिश्नर साहब की पावर्स, डिस्क्रिशनरी पावर्स टू सेलेक्ट द केस, वो स्ट्रक्चर कैसे हों। तो बात हुई क्राइटेरिया की, मुख्तलिफ जजमेंट्स ये, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, DG हासिबर्ड, नेस्ले, DHA केस और बहुत सी हैं जजमेंट्स, कराची की भी हैं, सिंध हाई कोर्ट की। तो जो नटशल निकला वो यही था कि कमिश्नर साहब की पावर्स जो है ना वो स्ट्रक्चर्स होनी चाहिए और रिस्क क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अब मैं आपको थोड़ा मुख्तसर बता दूं कि इस प्रपोज्ड अमेंडमेंट की रोशनी में सेल टैक्स ऑडिट कैसे होगा। सेक्शन 25 का कमिश्नर साहब सेलेक्ट करेंगे केस, लेजिस्लेचर ने उनको ये भी पाबंद किया कि आपने मेयरली सिर्फ उस इंफॉर्मेशन पे नहीं करना कि मैंने इनपुट वेरीफाई करना है, आउटपुट वेरीफाई करना है, रिफंड वेरीफाई करना है, स्टॉक वेरीफाई करना है। नो, लिख दिया है ये, यहाँ तो मैं नहीं सारा आपको वो रिप्रोड्यूस कर सकता। आप उसकी 25 सब सेक्शन 3 देखिएगा, उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली लिख दिया है कि जस्ट मेयरली फॉर द पर्पसेस ऑफ वेरिफिकेशन इनपुट आउटपुट स्टॉक या रिफंड या 73 की कंप्लाइंस वगैरह उस पर ऑडिट नहीं होगा। कमिश्नर साहब ऑडिट करेंगे अवेलेबल रिकॉर्ड पे, वो आपकी रिटर्न हो सकती है, विद होल्डिंग स्टेटमेंट हो सकती है, इनकम टैक्स रिटर्न हो सकती है, आपके अकाउंट्स हो सकते हैं, कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या कमिश्नर साहब के पास कोई थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन आ गई, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो उसमें वो जो रीजंस करेंगे डेस्क ऑडिट के बाद, जो डेस्क ऑडिट इज़ द फर्स्ट स्टेप, आई थिंक डेस्क ऑडिट होगा। डेस्क ऑडिट्स में कुछ ऑब्जर्वेशन सामने आएंगी, वो क्लाइंट को यानी टैक्स पेयर को कम्युनिकेट की जाएंगी और वो एक स्ट्रॉन्ग रीज़न होंगी जिस पे कमिश्नर साहब समझेंगे कि आपका ऑडिट बंद है। वो आपको इन राइटिंग कम्युनिकेट करेंगे, लेकिन लेजिस्लेचर ने कमिश्नर को फैसिलिटेट किया है, वो आपको राइट टू अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि आगे मुझे एक्सप्लेन करें, और राइट टू हियरिंग भी नहीं देगा, और इसका कोई ऑर्डर भी पास नहीं करेगा। तो प्री रेक्विजिट ये है कि उनकी पावर स्ट्रक्चर इस तरह से हो जाएगी कि नज़र आ जाएगा कि ये फ़लाँ डिस्क्रिपेंसीज हैं जिनकी बुनियाद पे मेरा ऑडिट हो रहा है। आपसे कमिश्नर रिकॉर्ड नहीं मांगेगा 25 में, कमिश्नर अवेलेबल इन्फॉर्मेशन पे आपका केस सेलेक्ट करेगा ऑडिट के लिए और अपने ऑफिसर को 25/4 में अप्रूवल दे देगा कि आप ऑडिट करो। ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू, उनका नाम ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू और सेल टैक्स अथॉरिटी लिखा है लेजिस्लेचर ने यहाँ, वो आपसे रिकॉर्ड मंगवाएंगे और आपका ऑडिट कंडक्ट करेंगे। यहाँ भी सर डेफिशिएंसी है, टाइमलाइन कोई नहीं। वो जो कोर्ट्स की जजमेंट है जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, वहाँ पे ये भी ऑब्जर्वेशन थी कि किसी भी ऑडिट को इनडेफिनिट पीरियड के लिए ओपन नहीं रखा जा सकता, देयर शुड बी ए सम टाइम लाइन। वो जिस तरह आपने इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट में 90 डे का कैप रखा, आगे चल के मैं करूँगा, यहाँ कोई टाइम लाइन नहीं है। अब ये मैंने आपको 3-4 स्टेप बता दिए जी। कमिश्नर साहब ने केस सेलेक्ट कर लिया, आपको कम्युनिकेट कर दी जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसीज हैं, ऑफिसर ने रिकॉर्ड मंगवा लिया, आपने दे दिया। यहाँ पे ऑफिसर्स को मल्टीपल पावर्स दी गई हैं, थर्ड पार्टी को बुलाने की, उसका रिकॉर्ड कार्ड करने की। ये वो रवायती किस्म का 25 नहीं है, इसको आपने ज़रूर देखना है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इसमें आपके क्लाइंट को इन पर्सन बुलाने की, थ्रू अथोराइज रिप्रेजेंटेटिव बुलाने की, उसके बायर सप्लायर उनसे इंफॉर्मेशन, किसी किस्म की इंक्वायरी, डॉक्यूमेंट, बड़ा एक उनको ह्यूज किस्म का अथॉरिटी इसमें डिस्पेंस किया गया।
कि आप ऑडिट करें और ऑडिट कंप्लीट कर लें। अब जो इसमें प्रॉब्लम है, जो मैंने पॉइंट आउट की है, आप ऊपर देखेंगे शॉर्ट कमिंग्स से एक मैंने स्लाइड बनाई है। एक तो टाइमलाइन की मैंने बात कर, दूसरा यहाँ हमने ऑडिट रिपोर्ट वाला मैकेनिज्म जो है ना वो छोड़ दिया है। जैसे ही ऑफिसर अपना ऑडिट कंप्लीट कर लेते हैं, ये सेक्शन उसको ले जाता है सेक्शन 11D में या E में, या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट में, या अवेलेबल रिकॉर्ड यानी ऑडिट कंप्लीशन की असेसमेंट में। तो यहाँ एक ऑडिट रिपोर्ट वाला सिस्टम चाहिए, बिकॉज आपको या इसी सेक्शन के अंदर बिल्ट इन है कि आप वॉलंटरीली पेमेंट करते हो तो आपको पेनल्टीज़ का और डिफॉल्ट चार्ज का कुछ रिलीफ मिलता है। तो वो ऑडिट रिपोर्ट के बगैर तो टैक्स पेयर नॉट इन अ पोजीशन कि वो अपनी कोई पेमेंट जो है जमा करा सके। तो आई थिंक यहाँ ऑडिट रिपोर्ट वाला जो 25(3) का पुराने लॉ में सेक्शन है, उस जैसी कोई प्रोविजन रखनी होगी अगर हमने इससे नीचे आने वाली प्रोविजंस का फ़ायदा उठाना है। तो हमने लिखा भी है इसमें, it will be cumbersome to get benefit of new substituted subsection 12 वही कहता है पेनल्टीज वेवर होंगी। तो ऑडिट रिपोर्ट पे पेमेंट करने पे होगी। ये भी ऑडिट रिपोर्ट वाला, दरमियान में एक टाइम लाइन और एक ऑडिट रिपोर्ट, ये दो चीज़ें मिसिंग है। ये एक नया कॉन्सेप्ट आया जी सेल्स टैक्स में 25A इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट है। इस पर ज़रा 2-3 मिनट की तवज्जो प्लीज़ चाहिए होगी आपकी। इन्वेस्टिगेटिव ऑडिट के 2 लिम्स हैं। एक पहला, ऑफिसर ऑडिट कर रहे हैं, सेक्शन 25 में ऑडिट करते करते उन्होंने देखा ये तो टैक्स फ्रॉड का केस है। अच्छा, टैक्स फ्रॉड कौन से वाला? जैसे मैंने बताया 237 की उसको कोई एंट्री मिल गई, फेक इन्वाइसेस मिल गई, कोई ऐसे इनपुट मिल गए, HS कोड वगैरह का फ़र्क है कि उसने इन्वाइसेस वो ली हुई है जो उसकी कंजम्पशन ही नहीं है, उसने किसी ना किसी तरीके से एक्सचेकर को नुकसान पहुँचाया है। 237 वाला टैक्स फ्रॉड अगर उनको ऑडिट करते करते 25 में नज़र आ गया तो फिर उन्होंने अपनी गाड़ी का जो डायरेक्शन है वो चेंज करना है 25AB की तरफ, और उसमें उन्होंने लेजिस्लेशन ने पाबंद किया है ऑफिसर को कि आप एक प्रोबेबिलिटी बैलेंस की रिपोर्ट बना के अपने कमिश्नर को सबमिट करेंगे।